नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूरोपीय कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह याद रखना पड़ेगा कि भारत में प्राचीन काल से ही यूरोपियों का आगमन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमारे देश की व्यापारिक संपदा इतना बेहतर था ना कि इससे आकर्षित होकर के समय समय पर बहुत सारे यूरोपियों का आगमन यहाँ पे होता गया। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 में। ठीक है, तो कंपनी का जब बात करता है यूरोपीय कंपनी, सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले याद रखिएगा पुर्तगाली। अब ये पुर्तगाली कब आया? तो 1498 में आया। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका अंग्रेज। अंग्रेज कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1600 में हुआ। उसके बाद देखिए डच हो जाता है। ठीक है, डच कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1602 में हुआ। तो यहां पे जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, तो पहले सबसे पहले तो पुर्तगाली आया 1498 में, कंपनी का पूछेगा तो। उसके बाद अंग्रेज आया 1600 में। ठीक, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होता। यही यदि आपको यात्री पूछ दे कि सबसे पहले यूरोपियों में कौन यात्री आया था, यूरोपीय यात्री कौन, तो यूरोपीय यात्री तो पहला नंबर में तो पुर्तगाली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यात्री पूछेगा ना तो दूसरा नंबर में डच आ जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा एगो डच नागरिक आया था 1596 में ही, नाम था उसका कार्नोलिस। ये जो कार्नोलिस बता रहे हैं ना, ये अंग्रेज से पहले आ गया था, लेकिन डचों ने कंपनी अपना बाद में खोला। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। इसीलिए यदि आपको यात्री के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप यात्री में सबसे पहले कौन, तो पुर्तगाली, उसके बाद डच, 1596 में ही कार्नोलिस आ गया था भारत। ठीक, उसके बाद अंग्रेज। लेकिन यदि कंपनी का बात करता है कि कौन सी कंपनी का स्थापना सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले तो पुर्तगाली कंपनी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। उसके बाद कौन सी कंपनी? तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। यदि आपको यात्री पूछा जाता है तो अंग्रेज से पहले डच आ जाता है, लेकिन यदि कंपनी पूछा जाता है तो डच से पहले अंग्रेज हो जाता है। समझे? यात्री पूछेगा तो याद रखिएगा पहले कौन हो जाएगा? तो पहले डच हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेज। और कंपनी पूछेगा तो पहले अंग्रेज, उसके बाद डच। कोई तकलीफ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए 15वीं शताब्दी में कुछ भौगोलिक खोज हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो बहुत सारे देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुआ। समझना है क्या बोल रहे हैं। अब इसी प्रयास से याद रखिएगा कोलंबस जान पहचान का होगा। ये स्पेन से निकले था भारत की समुद्री मार्ग की खोज में। स्पेन से निकला, लेकिन ये भटक के पहुंच गया अमेरिका। कहां पहुंचा? ये अमेरिका। इसलिए याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका का खोज करता कौन, तो याद रखिएगा कोलंबस। बात समझ में आ रहा? तो अब भारत का खोज करता यदि पूछेगा तो वास्को डी गामा। क्या नाम बताएं? वास्को डी गामा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को पूछेगा कि भारत की खोज करता कौन, तो वास्को डी गामा। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली कंपनी का ही जिक्र करेंगे। किसका? पुर्तगाली। तो ये जो पुर्तगाली हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया था, तो याद रखना आप लोगों को वास्को डी गामा। ये कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। ध्यान दीजिएगा। तो पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में। ये कालीकट पहुंचा था। कहां पहुंचा? कालीकट। तो जब कालीकट पहुंचा ना, तो याद रखिएगा वहां का एगो शासक था, नाम था जमोरिन। इसने उसका स्वागत किया। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वास्को डी गामा 1497 में ही निकला था, पता चल रहा। तो लेकिन यहां पहुंचा कब? तो 1498 में। पूछता है भारत में कहां आया? कालीकट आया। तो जब कालीकट आया तो इसका स्वागत किसने किया? जमोरिन। ये जमोरिन कालीकट का शासक था। लेकिन ये जो जमोरिन ने स्वागत किया ना वास्को डी गामा का, तो याद रखिएगा अरब के व्यापारियों को यह चीज पसंद नहीं आया। मतलब अरब का जो व्यापारी था वो पहले से भारत में सत्ता जमा के रखा था। और याद रखिएगा कहीं ना कहीं अरब का और पुर्तगालियों का थोड़ा सा दुश्मनी था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा अरब के व्यापारियों को यह चीज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अरब के व्यापारी पहले से यहां से था कि जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। ध्यान दीजिएगा, पता चल रहा। तो अब देखिए समझना है क्या बोल रहे हैं। ठीक, अब ये जो वास्को डी गामा आया तो कितनी दिन की यात्रा किया करके आया? तो 90 दिन की यात्रा करके आया। याद रखिएगा गुजरात का एक आदमी था, नाम था उसका अब्दुल मलिक। क्या नाम बताएं? अब्दुल
मलिक, ये जो अब्दुल मलिक बता रहे हैं ना, इसी की सहायता से आया था। ये क्वेश्चन में पूछता है कि जो वास्को डी गामा आया था तो कब आया, 1498 में। कहां आया, कालीकट। स्वागत किसने किया, जमोरिन। जमोरिन कहां का शासक, कालीकट का। तो जमोरिन ने जो वास्को डी गामा का स्वागत किया, ये चीज अरब के व्यापारियों को अच्छा नहीं लगा। पता चल रहा, तो क्योंकि याद रखिएगा अरब का और पुर्तगालियों का थोड़ा बहुत दुश्मनी था, ध्यान दीजिएगा। तो वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा के बाद आया। अब्दुल मलिक नामक एक गुजराती की सहायता से ये पहुंचा था कालीकट। अब ये आया, चलिए ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों का आने का उद्देश्य क्या था। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों का आने का क्या उद्देश्य था, तो अंग्रेजों का आने का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना और धन कमाना था। जबकि पुर्तगालियों के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना कि पुर्तगालियों का आने का क्या उद्देश्य था, तो याद रखिएगा अरब के व्यापारियों के प्रभाव को खत्म करना है। जो अरब का व्यापारी पहले से यहां सत्ता जमा के रखा है ना, उसके प्रभाव को खत्म करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। दो उद्देश्य हम आपको बताएं पुर्तगालियों का, क्या क्या, तो अरब के व्यापारियों के प्रभाव को खत्म करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पुर्तगाली आया समझना है। तो वास्को डी गामा जो आया था ना, तो आने में जितना खर्चा किया था, याद रखिएगा आने जाने में, उससे 60 गुना ज्यादा इसने इनकम भी किया था। कितना गुना ज्यादा, 60 गुना ज्यादा इनकम किया था, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पुर्तगाली यात्री तो वास्को डी गामा है। पूछता है दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, तो दूसरा पुर्तगाली यात्री 1500 में आया था। नाम था, याद रखिएगा इसका, पेड्रो अल्वारेज। क्या नाम बताएं, पेड्रो अल्वारेज। ये कब आया, तो याद रखिएगा 1500 में। ये 13 जहाज के बेड़ों का नायक बनकर के आया था पेड्रो अल्वारेज 1500 में। तो पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। दूसरा कौन, तो पेड्रो अल्वारेज कब आया था, याद रखिएगा 1500 में आया था। अब ये वास्को डी गामा जो बता रहे ना, ये आने के बाद वापस भी चला गया था, ये दोबारा आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा दोबारा कब आया वास्को डी गामा, तो याद रखिएगा 1501 में आया था। डेट में इधर उधर रहेगा, घबराने का दरकार नहीं, कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है, वो क्लियर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो हम आपको बता रहे हैं कि पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। तो पहली बार वास्को डी गामा कब आया था, तो 1498 में आया था। उसके बाद दूसरा नंबर पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कब आया, 1500 में, ठीक है। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया, तो 1501 में आया। कब आया, 1501 में। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पुर्तगालियों ने भारत में ना अपना पहला कारखाना 1503 में कोचीन में खोला था। कहां खोला था, कोचीन में। कब खोला, 1503 में। कहां खोला, कोचीन में खोला था पहला कारखाना। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक। देखिए क्या व्यापार करता था, हम आगे आप लोगों को बताएंगे, घबराना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कारखाना कोचीन में 1503 में खोला, ठीक। यहां पे समझना है आप लोगों को सबसे पहले कि अब ये कंपनी खोल लिया, कारखाना खोल लिया, कोठी खोल लिया है, ठीक, व्यापार व्यवसाय करेगा। अब याद रखिएगा इसको नियंत्रण करने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, तो गवर्नर वगैरह तो चाहिए होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, पहला पुर्तगाली गवर्नर। तो याद रखिएगा पहला पुर्तगाली जो गवर्नर था, नाम था उसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 में आया और 1509 तक रहा। कब तक रहा, 1509 तक अल्मेडा। ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर 1 पहला पुर्तगाली गवर्नर का नाम अल्मेडा बताएं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 5 में आया, 9 तक रहा, ठीक है। अब कोई भी गवर्नर आएगा उसका उद्देश्य क्या रहेगा, अपने क्षेत्र का विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री को बढ़ाएगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, इसका भी यही उद्देश्य था। ये जो अल्मेडा बता रहे हैं ना, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। इसने 1509 में याद रखिएगा मिस्र, ठीक है, तुर्की और याद रखिएगा गुजरात की संयुक्त सेना को हरा करके, मिस्र हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है, और गुजरात की संयुक्त सेना को हरा करके दीव पर अधिकार किया था। कहां अधिकार किया था, दीव पर। तो दीव पर अधिकार कब किया, तो 1509 में अधिकार किया था। किसने अधिकार किया, क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं अल्मेडा ने। तो जब याद रखिएगा दीव पर अधिकार कर लिया ना, तो ये जो हिंद महासागर है, कौन सा महासागर, हिंद महासागर, यहां पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। कब, 1509 में, ठीक है, ध्यान देना है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा 5 में आया, 9 तक रहा।
अब 9 में इसने, याद रखिएगा, मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को हरा दिया और दीव पर अधिकार कर लिया। पता चल रहा तो दीव पर जब अधिकार किया तो याद रखिएगा हिंद महासागर में हो गया पुर्तगालियों का अधिकार, पूरा हिंद महासागर में, समुद्र में व्यापार हो रहा है। तो याद रखना है कि 1509 में जब दीव पर अधिकार किया तो हिंद महासागर का नाम बदल करके रख दिया पुर्तगाली सागर। क्या नाम रख दिया? पुर्तगाली सागर। तो हिंद महासागर जो है ना, ये पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा। कब जाना जाने लगा? 1509 में। कोई तकलीफ नहीं है। तो याद रखना पहला गवर्नर का नाम क्या बताया? तो अल्मेडा 5 में आया। कब तक रहा? 1509 तक। ठीक है। उद्देश्य क्या? तो क्षेत्र का विस्तार करना। तो हम आपको बता रहे जो अल्मेडा है, इन्होंने 1509 में मिस्र, गुजरात और मिस्र हो गया, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया और दीव पर अधिकार कर लिया। तो दीव पर जब अधिकार कर लिया ना, तो हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली सागर में परिवर्तित हो गया था। कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए ये तो पहला गवर्नर हो गया। ठीक है। तकलीफ होगा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है ना। देखिए दूसरा गवर्नर का नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम बताएं? अल्बुकर्क। ठीक। ये जो अल्बुकर्क हम आपको बता रहे हैं ना, क्या नाम बताएं? अल्बुकर्क। ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। अल्फांसो दा अल्बुकर्क नाम था। ये आया 1509 में और कब तक रहा? तो 1500, याद रखिएगा, 15 तक रहा। ध्यान देना है अल्बुकर्क। अभी जो अल्बुकर्क है ना, इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। काहे माना जाता है समझ में आ जाएगा। पूछता, याद रखिएगा, ये आपका वास्तविक संस्थापक है किसका? पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है। अल्बुकर्क 1509 में आया, 1515 तक रहा। ध्यान देना। देखिए ये जो अल्बुकर्क है ध्यान दीजिएगा, ये आया और कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। ये जो अल्बुकर्क है, इसने, ध्यान दीजिएगा, 1510 में, ठीक है, आदिल शाह को पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसके अलावा 1511 में इसने मलक्का पर अधिकार किया। 1515 में फारस की खाड़ी पर स्थित एक जगह का नाम था हरमुज, हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार इसके अधिकार में देखिए दमन दीव, सॉलसेट, चोल, बसीन, मुंबई, सेंट थोमे, ये सारे जगहों पे किसका अधिकार हो गया? तो पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। बात समझ में आ रहा तो। लेकिन ये सब जगह में अधिकार होने में पुर्तगालियों को 1559 मतलब 1559 तक जो है ना, ये सारा जगह में अधिकार हो गया था। किसका? पुर्तगालियों का। ठीक है। तो अल्बुकर्क जो है, इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा 1509 से 1515 तक। ठीक है। अब पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अपने क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध को भी प्रोत्साहन दे दिया। इसने भारतीयों को अपनी सेना में लेना शुरू कर दिया। किसने? अल्बुकर्क ने। ठीक है। आप देखिए दिक्कत क्या करता था ये, कि आपका पड़ोसी देशों में भारतीयों को जासूस वगैरह बना करके भेज देता था। पकड़ाता था तो भारत ही पकड़ा जाता था। पता चल रहा तो भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किया? तो अल्बुकर्क ने स्थापित किया। भारतीयों को सेना में किसने लिया? अल्बुकर्क ने लिया। तो इसके समय में इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा विस्तार बता दिया हम कहां कहां अधिकार किया। इसीलिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन? तो अल्बुकर्क। भूलना नहीं है। क्या नाम बताएं? अल्बुकर्क। अब 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1515 में मृत्यु हो जाती है, इसको गोवा में दफना दिया जाता है। कहां बताएं? गोवा में। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में दफना दिया था? तो इसको, किसको? अल्बुकर्क को। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए ये तो हो गया दूसरा गवर्नर, दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर जो गवर्नर है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम बताएं? नीनो डी कुन्हा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नीनो डी कुन्हा। अब ये कब आया था? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत विवाद है कि कब आया था, लेकिन जितना बता रहे उतना याद रखिएगा। नीनो डी कुन्हा जो आया ना, इसने, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय को जो है ना, पहले मुख्यालय कहां था? कोचीन था।
कोचिन से इसने गोवा किया और गोवा को ना पुर्तगाली राज की राजधानी बनाया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि निनो डी कुन्हा जो है कोचिन से गोवा किया और गोवा को पुर्तगाली राज की राजधानी बनाया था 1530 में। कब बनाया? 1530 में। तो क्वेश्चन पूछता है कि आपका कोचिन को मुख्यालय किसने बनाया? तो कोचिन को मुख्यालय अल्बुकर्क ने बनाया। उसके बाद निनो डी कुन्हा जो है इसने मुख्यालय को कोचिन से गोवा कर दिया और पुर्तगाली राज की राजधानी गोवा को किसने बनाया? तो ये निनो डी कुन्हा ने बनाया। अब निनो डी कुन्हा जो है यही वाला क्वेश्चन तो पूछता है कि इसने पुर्तगाली राज की राजधानी किसको बनाया? तो गोवा को बनाया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो निनो डी कुन्हा है ना इसने 3 जगह पुर्तगाली बस्ती बनाया था। 3 जगह कहां कहां बनाया था? तो एक याद रखिएगा सेंट थोमी। ये सेंट थोमी है कहां? तो चेन्नई में है। ठीक है। उसके बाद देखो दीव। अब दीव ये काठमांडू में है। और एक याद रखिएगा हुगली। ठीक है ना, हुगली। हुगली कहाँ है? तो बंगाल में है। तो 3 जगह पुर्तगाली बस्ती। ठीक है। किसने बनाया? निनो डी कुन्हा ने। तो 3 जगह पुर्तगाली बस्ती सेंट थोमी, दीव और हुगली, ये तीनों जगह पुर्तगाली बस्ती बसाया था, गांव बसाया था। किसने? तो निनो डी कुन्हा ने। सेंट थोमी कहाँ है? तो चेन्नई में है। दीव कहाँ है? तो काठमांडू वाला द्वीप। और हुगली कहाँ बताएं? तो बंगाल में है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो चौथा नंबर गवर्नर आता है ना उसका नाम है जोवो डी क्रेस्टो। तो जोवो डी क्रेस्टो इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको जो 4 गवर्नर का नाम बताया ना ये चारों गवर्नर का नाम याद रखना है। इसका ज्यादा कुछ इसमें रोल है नहीं। ठीक है। बस नाम याद रखिए। ये भूल भी जाइएगा तो उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन ये जो 2 ठो गवर्नर पहला जो बताया ना अल्मेडा और अल्बुकर्क, इसको भूलिएगा ना तो क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? याद एकदम रखना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि पुर्तगाली जो है ना धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करने लगता है। आप धर्म में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो आप जब तक व्यापार कर रहे हो तब तक ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। जहां आप राजनीति और धर्म में प्रवेश किए वहां से आपका बर्बादी शुरू होना तय है। पुर्तगालियों का भी ऐसे ही हुआ। अंग्रेजों ने भी प्रचार किया था ईसाई धर्म का, लेकिन पता नहीं चलने दिया सही से कि वाकई में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। अब याद रखिएगा पुर्तगाली जो आया था पहले ही हम बताइए तो उद्देश्य लेके आया था कि हमको ईसाई धर्म का प्रचार करना। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और अरब के व्यापारियों के प्रभाव को खत्म करना है। अब देखिए जो पुर्तगाली बता रहे हैं ये लोग देखिए क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। राजनीति और धर्म में प्रवेश करता है। तो राजनीति और धर्म में जहां प्रवेश किया इसका बर्बादी शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो पुर्तगाली जो है ना 1559 तक तो बहुत सारे क्षेत्र पर इसका अधिकार हो गया। गोवा हो गया, दमनदीव हो गया, सॉल्सेट हो गया, चोल हो गया, बसीन हो गया, मुंबई हो गया, सेंट थोमी होगा, बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार हो गया। लेकिन धीरे धीरे ना इसका अधिकार घटता गया। ध्यान दीजिएगा 1661 तक पुर्तगालियों के अधिकार में सिर्फ गोवा और दमनदीव बच के रह गया। अब सारा का क्षेत्र जो है ना छीन लिया गया, इसके अधिकार से हट गया। कैसे हटा? ये लोग याद रखिएगा लूट मार और धर्म परिवर्तन का काम करता था। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। क्यों छीना? क्योंकि पुर्तगाली यहां लूट मार और धर्म परिवर्तन का काम कर रहा था। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा कि जो शाहजहां बता रहा है ना उसने 1632 में पुर्तगालियों से किसको छीना? तो हुगली को छीन लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर पुर्तगाली लूट मार और धर्म परिवर्तन का काम कर रहा था। ठीक है। तो पुर्तगालियों का जो बर्बादी हुआ था धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज और डच कंपनी आ जाता है। इन लोगों ने बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तुर्कियों ने अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पुर्तगाली बर्बाद हो जाता है। तो आपको बर्बादी का रीजन पता चलना चाहिए। बर्बादी का क्या कारण था? तो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अल्बुकर्क का अयोग्य उत्तराधिकारी। मतलब ये कि अल्मेडा आया, उसके बाद अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क के बाद जो निनो डी कुन्हा और जोवो डी क्रेस्टो आया था ना वो कोई काम का नहीं था, गया गुजरा आदमी था वो लोग। ठीक, ये एगो रीजन आता है कि उन लोगों ने साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। उसके बाद दूसरा याद रखिएगा धार्मिक अहिंसा की नीति। पुर्तगालियों ने कन्याकुमारी के मध्य रहने वाले मछुआरे को जबरदस्ती ईसाई धर्म में बदल दिया था। और याद रखिएगा ये जो धार्मिक अहिंसा की नीति पुर्तगालियों ने अपनाया था ना इस पर पुर्तगाली विजय प्राप्त नहीं कर पाया। इसके बाद धीरे धीरे चुपके चुपके ये लोग व्यापार वगैरह करता था, लेकिन ये भी इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये जो पुर्तगाली बता रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा एस्तादो द इंडिया, ये याद रखना है।
कि पुर्तगालियों ने सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। क्वेश्चन पूछता है कार्टेज व्यवस्था किसने शुरू किया? कार्टेज व्यवस्था ये पुर्तगालियों ने शुरू किया था। क्या है कार्टेज व्यवस्था? ध्यान दीजिएगा। देखिए हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार का, हिंद महासागर में 1595 तक पुर्तगालियों का एकाधिकार था। ठीक है, तो सामुद्रिक साम्राज्य को नाम क्या दिया? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो जो आपको हम बता रहे हैं ना, एस्तादो कंपनी कहा जाता है पुर्तगाली कंपनी को। क्या बोलते हैं? एस्तादो कंपनी। ठीक है, ये वास्को डी गामा के पिता का नाम था एस्तादो, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कार्टेज व्यवस्था किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने। कार्टेज व्यवस्था क्या है? हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार। एकाधिकार मतलब सिर्फ वही व्यापार करेगा, दूसरा कोई। वो जिस चीज का व्यापार करता है ना, उसका व्यापार आप नहीं कर सकते, वही करेगा। ठीक है, उसका एकाधिकार हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर में कोई यदि दूसरा जहाज घुसेगा तो पुर्तगाली से परमिशन लेना होगा ना। तो हिंद महासागर में पुर्तगालियों के एकाधिकार। अब जो आप हिंद महासागर में घुसिएगा तो पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा। तो घुसने से पहले जो परमिट लेने वाला सिस्टम था उसको याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं कार्टेज व्यवस्था। ठीक है, तो कार्टेज व्यवस्था किसने अपनाया था? तो पुर्तगालियों ने अपनाया था। किसने अपनाया था? पुर्तगालियों ने। तो हिंद महासागर में प्रवेश करने से पहले जो परमिट लेने वाला सिस्टम था उसको बोलते हैं कार्टेज व्यवस्था। किसने अपनाया? तो पुर्तगालियों ने। ठीक, तो हम आपको बताएं 1595 तक हिंद महासागर में एकाधिकार। 1559 में बहुत सारा क्षेत्र पुर्तगालियों के अधिकार में था, लेकिन 1661 में सिर्फ गोवा और दमन दीव बच के रह गया था। 1632 में बताएं कि शाहजहां ने हुगली को छीन लिया क्योंकि लूटमार और धर्म परिवर्तन का काम कर रहा था। हम आपको बताएं कि राजनीति में हस्तक्षेप किया और धर्म में जहां इंटरेस्ट लिया आपका बर्बादी तय है। पुर्तगालियों का भी यही हुआ था। अब बात करते हैं कि पुर्तगाली आखिर व्यापार किस चीज का करता था? व्यापार किसका करता था? तो व्यापार तो ये लोग मसालों का करता था। यदि हम व्यापार का बातचीत करते हैं पुर्तगालियों का, ठीक है, तो व्यापार किसका करता था? तो ये लोग मसालों का व्यापार करता था। अब मसालों में सबसे ज्यादा काली मिर्च, किसका? काली मिर्च। काली मिर्च मतलब गोलकी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मसालों का मसाला में याद रखिए अदरक हो गया, दालचीनी हो गया, ठीक है, हल्दी हो गया, नील हो गया, नील का भी व्यापार करता था। ठीक, अब सबसे ज्यादा काली मिर्च का व्यापार करता था मसालों में। ठीक, तो पुर्तगाली जो आया तो पूछता है व्यापार किसका? तो मसालों का करता था, लेकिन सबसे ज्यादा किसका? तो काली मिर्च का व्यापार करता था। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली आया तो कुछ प्रॉफिट भी हुआ, कुछ लॉस भी हुआ। पुर्तगाली जो आया ना, तो भारत में याद रखिए गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। जो टैटू बनाने वाला सिस्टम है ना बॉडी में, ये पुर्तगालियों का देन है। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाली आया तो भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुआ। तंबाकू की खेती पहले नहीं होता था, पुर्तगाली आया। मतलब जितना खाने वाला नशीला मटेरियल है सब पुर्तगालियों का देन है। खाने वाला जो नशीला पदार्थ है ना, खैनी, बीड़ी, सिगरेट वगैरह जो होता है ना, तंबाकू, ये किसका देन है? पुर्तगालियों का। पीने वाला जो मटेरियल है वो अंग्रेज का देन है। तो पुर्तगालियों के आगमन से क्या हुआ? गोथिक स्थापत्य कला का शुरुआत हुआ भारत में। तंबाकू की खेती का शुरुआत होता है। इसके अलावा और क्या होता है? तो तंबाकू की खेती के अलावा भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने खोला था। पता चल रहा है? तो 1556 में तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। कोई तकलीफ नहीं है। तो आप लोगों को पता है, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम आपको यूरोपीय कंपनी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में रहता है। तो पहला पुर्तगाली यात्री पूछेगा तो वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में कहा था। कालीकट स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। तो याद रखिए कितने दिन की यात्रा? तो एक आपका 90 दिन की यात्रा के बाद अब्दुल मलिक नामक एक गुजराती की सहायता से पहुंचा था कालीकट। तो जब कालीकट पहुंचा तो जमोरिन ने स्वागत किया। ये स्वागत अरब के व्यापारियों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में पहला कारखाना 1503 में खोला था। कहां खोला था? कोचीन में खोला था। पहला पुर्तगाली गवर्नर का नाम पूछेगा तो अल्बेडा कब आया? 1505 में, 1509 तक रहा। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पूछेगा तो अल्बुकर 1509 में आया, 1515 तक रहा। तीसरा निनो डी कुन्हा, चौथा जोओ डी क्रेस्टो। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन? अल्बुकर्क, क्योंकि भारत में वैवाहिक संबंध जो है भारतीयों के साथ स्थापित किया, भारतीय को सेना में लिया, सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन मुख्यालय कोचीन को किसने बनाया? अल्बुकर्क ने बनाया। मुख्यालय को कोचीन से गोवा किसने किया? निनो डी कुन्हा ने किया। भारत में पुर्तगालियों का बस्ती बनाने का श्रेय किसको जाता है? निनो डी कुन्हा को जाता है। व्यापार किसका? मसालों का। हिंद महासागर में एकाधिकार 1595 तक। बर्बादी का रीजन क्या? धार्मिक अहिंसा, लूटमार की नीति। ठीक है, अल्बुकर्क का एक उत्तराधिकारी। उद्देश्य क्या आने का? अरब के व्यापारियों के प्रभाव को खत्म करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यदि टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यदि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, ताकि आगे आप लोगों का इसी तरह का वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।